आज का जो इंसान है वो हमेशा टायर्ड, स्ट्रेस है, आयुर्वेदा इसमें कैसे हमें हेल्प कर सकता है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठेंगे तो आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फिट रहेगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति ठीक रहेगी। मसूड़ों के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसको कि पायरिया में कन्वर्ट होता है, उसके लिए सरसों का तेल सबसे बढ़िया है। अकरकरा जो है वो आपकी जीभ की फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है। जब किसी भी व्यक्ति का इलाज करते हैं जिसको कि लकवा मार जाता है, पैरालिसिस कहते हैं, उसमें जीभ ढंग से नहीं बोल पाती, तो हम उसमें यही कहते हैं कि इसको शहद मिला के अकरकरा की मालिश करी जाए इसकी। जबकि आयुर्वेद ने कहा है कि मधुमेह जो रोग है वो मेहनत करने वालों को नहीं होता, बैठ के सोचने वालों को होता है, जिनको टेंशन आता है। जब पित्त बढ़ेगा तो आपको गैस बन के ऊपर जाएगी और वो आपको कफ बना देगी, नींद नहीं आएगी। माँ से बड़ा वह डॉक्टर नहीं हो सकता और घर की रसोई से बड़ी डिस्पेंसरी नहीं हो सकती, हम इस बात को मानते हैं। नमस्ते, मैं ममता लामा सूत्रा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। लामा सूत्रा एक छोटा सा ऐसा हमने प्रयास किया है जिसमें आजकल की जिंदगी में हम जो हमारे होलिस्टिक वेलबींग एक्सपर्ट्स हैं, जिनको कि हम मॉडर्न डे लामा बोलना चाहेंगे, उनके वो जो हमें गाइडेंस दे सकते हैं, उससे हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है। तो नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, ऑल्टरनेट हीलर्स हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके समक्ष उनको लेके आ सकें। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर, बहुत ही फेमस वैद्य हैं, आयुर्वेदा वैद्य हैं, जो कि अपने परिवार में 8वीं पीढ़ी के वैद्य हैं और उनके पास जो ज्ञान है आयुर्वेदा को लेके और जिंदगी को लेके वो इतना असीम है कि थोड़े से मिनट्स में उसको हम नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हम डॉक्टर चक्रापानी, वैद्य चक्रापानी को आज हमने इनवाइट किया है एंड उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमने रखा है कि दिनचर्या, यानी कि डेली रूटीन में हम आयुर्वेदा को कैसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। नमस्ते वैद्य जी। नमस्कार। थैंक यू आप आए यहाँ पर। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहूंगी, आयुर्वेदा आपकी जिंदगी में कैसे आया और आप कितने पैशनेट हैं आयुर्वेदा के बारे में, तो ये मैं लव स्टोरी जरूर जानना चाहूंगी। आयुर्वेद की जो स्थिति है, मैं अपने परिवार में 8वीं पीढ़ी में दादा की तरफ से वैद्य और 4थी पीढ़ी में नाना की तरफ से। तो मेरे तो बचपन से ही आयुर्वेद को देखते और जीते आए हैं, इसलिए आयुर्वेद के प्रति मेरा विशेष स्नेह है और उसको पढ़ने और समझने की बचपन से ही लालसा रही। इसीलिए मैं बीएससी करने के बाद फिर 2 साल संस्कृत पढ़ के कब आयुर्वेद कर रहा है। तो वैद्य, जैसे आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, करीबन 38-40 साल का, तो अब जिंदगी चेंज हो गई है। मतलब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सुविधाएं आ गई हैं, हम बहुत चीज़ों को बड़ी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद मतलब जिंदगी ज़्यादा रिच है, मतलब हमें खाने के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, हर चीज़ की सहूलियत है हमें, पर फिर भी आजकल जो इंसान है वो हमेशा थका हुआ, टायर्ड और उसको स्ट्रेस है। तो ये आयुर्वेदा इसमें कैसे हमें हेल्प कर सकता है? आयुर्वेद में हमारे यहाँ अष्टांग संग्रह में वाग्भट ने बहुत सुंदर वर्णन करा है कि आपकी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे प्रारंभ होना चाहिए, उसके बारे में उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठेंगे तो आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फिट रहेगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति ठीक रहेगी। उसी में हम ये कहते हैं कि उठते ही आपने करना क्या है। जब आप उठेंगे सबसे पहले आपको एक वन से नहीं नीचे उतरना, अपने ही बिस्तर पे बैठ के थोड़ा सा नॉर्मल होना है, ताकि आप लंबी सांस लेंगे। हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर में एक चंद्र स्वर है और एक सूर्य स्वर है। रात के समय में चंद्र स्वर चलता है और जैसे ही हम दिल में जागते हैं तो संधि पाल में हमारे दोनों स्वर चलते हैं, चंद्र भी और सूर्य, जिसको आप अनुलोम विलोम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि आप एक सुर से सांस लेंगे, उसको रोकेंगे, फिर दूसरे से छोड़ेंगे।
ये करने से आपके बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल है। तो सुबह पहले उठते ही बेड पर ही हमें थोड़ा सा ये सांस लेना है, रिलैक्स करना है बॉडी को, क्योंकि जब आप सो रहे हैं तो आपकी बॉडी का जो स्वर है वो चंद्र स्वर चलेगा और उससे आपके बॉडी में थोड़ा सा नमनेस आएगी, रिलैक्स बॉडी रहेगी, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम होती है जब आप सोते हैं, और जब आप जागते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी कंजम्पशन चाहिए, आपको मूवमेंट लेनी है, सब चीज लेके, उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉर्मल होना है। और आयुर्वेद में यहां तक लिखा है कि जब आप अपनी शैया से नीचे उतरेंगे तो आपको पहले सीधा पैर नीचे उतारना है, उससे पॉजिटिविटी बढ़े। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है कि? साइंटिफिक रीजन ये है कि जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल के लिए वो होता है, जब हम सीधा पैर उतारेंगे तो उससे हम नॉर्थ की तरफ मुंह करके उठते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि हम सिर नॉर्थ की तरफ नहीं करेंगे, पैर नॉर्थ की तरफ करके सोएंगे, ताकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ठीक रहे। उठने के बाद जब आप चाहेंगे, सबसे पहले आपने लघु शंकर बैठाइए, उसके बाद वापिस आएंगे, फिर हम कहते हैं ऊषा पान। ऊषा पान का मतलब है कि सुबह उठते ही जल का ग्रहण करना। कैसा जल लेना है? वो जल आपके सिरहाने में, आपके सिर के पास रखा होना चाहिए, उसका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, अति उष्ण या अति शीत नहीं लेना। तो पूरी रात वो जल हमारे सिरहाने पे सिरहाने पे रहना चाहिए। तो बेसिकली भी आप हमें दिनचर्या बता रहे हैं कि क्या होनी चाहिए, शुरू कैसे करनी है, शुरू कैसे करना है अपना दिन। ऊषा पान करने से, जब आप ऊषा पान करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, उसमें वो लिखा है कितना जल लेंगे, उसमें लिखा है 8 से 12 छटाक। छटाक मतलब हम कहते हैं 50 ग्लास। तो आप उसको उसी हिसाब से लेंगे, आपके आयु के हिसाब से। तो ऊषा पान में हम 400 ml या 600 ml तक ही ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप 3-4 गिलास पिएंगे, 1 या 1.5 गिलास, 1.5 गिलास। अच्छा। और उसके बाद आप थोड़ा सा मूव करेंगे, चलेंगे। जब आप चलेंगे तो जो आपके लेटने से वायु आपको ऊर्ध्वगामी हो जाती है, जल लेने से जल का फ्लो नीचे को होगा, तो उससे आपकी वायु नीचे जाएगी और उससे आपको जो मल त्याग की इच्छा है वो हो जाएगी। अमूमन लोग ये कहते हैं कि हम सुबह जागते हैं, हम फ्रेश नहीं होते। जब आप जल लेंगे और मां खुशकी रहेगी तो वो तंग करेगा, इसलिए हम कहते हैं थोड़ा सा मूव करें। आज के जमाने में हमारे पास सुविधाएं बहुत हो गई, पहले जमाने में इतनी नहीं थी। आज तो आपके घर में पहले तो बाहर जाना पड़ता था। तो हमारे बुजुर्ग सुबह उठने के बाद सबसे पहले कुछ खाकर, छाछ पी के फिर घर से बाहर निकलते थे। जब वो जाते थे तो आंतों की मूवमेंट होती थी, ऊपर से हल्का सा प्रेशर पड़ता था, तो उनका पेट साफ हो जाता था। तो वैसे ये सुबह 4 बजे उठने का आप मतलब आप बता रहे हैं कि कितना मतलब लेट से लेट उठा जा सकता है, जिससे कि देखिए, आयुर्वेद के मतानुसार हम ये कहते हैं सूर्योदय से पहले उठना है। अच्छा। क्योंकि आयुर्वेद में सूर्य किरण चिकित्सा भी है, हम उगते हुए सूरज को देखते हैं। और वैसे भी सिद्धांत है कि आपके जीवनचर्या में भी जिसका सूरज उग रहा है उसको हर कोई काम करता है, छुपते सूरज को कोई नहीं करता। तो हमारे यहाँ अपने नेत्रों के लिए उगता हुआ सूरज देखना बहुत जरूरी है। तो मतलब कि डे सक्सेसफुल होगा इसका मतलब, है ना, सूरज की कृपा बनी रहेगी। और जो सूर्य निकलता है उस वक्त उसकी जो किरणों में ताकत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आप दिन के सूरज को नहीं देख सकते, आप सुबह सुबह के सूरज को देखेंगे वो लाल गोला आ रहा है, तो मतलब उसको देखना जरूरी है, सिर्फ उसके में जैसे वॉक करना या उतना। आयुर्वेद ये कहता है पित्त जो है वो चक्षु में भी रहता है, अग्नि चक्षु में भी है, जब भी हमें दिखता है। अगर हम सूर्य की सुबह की किरणों को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे, तो हमारी आंखों में वो एब्जॉर्बेशन होगा। इसी तरह रात को भी कहा है ना कि चंद्रमा की शीतलता, उसको देखने से आपकी आंखों में शीतलता आती है। ये आपका शुरू होगा। तो सुबह हम उठे, हमने अपनी सांसों को मतलब कि थोड़ा प्राणायाम टाइप्स किया, और उसके बाद हमने पानी किया, जो हमारे उषा पानी से कहते हैं वो हमने किया, और फिर हमने सूरज को देखा।
और सूरज की किरणों को थोड़ा सा ग्रहण किया। जी। हाँ जी। इसके साथ ही हमारे को जितना वो उसमें लिखा है दंत धावन पर, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दातून करना, कोई भी मंजन बारीक हो ताकि आपके मसूड़ों को दिक्कत ना हो, या गंडूश धारण भी है। हम सिर्फ ब्रश करने से या मंजन करने से दांत नहीं साफ करते, हम गंडूश धारण करते हैं, मुख में तेल भर के उसको हिलाते हैं, तो उससे भी हमारे मसूड़ों की मालिश होती है। आजकल ये ऑयल पुलिंग इसको बोलते हैं, आजकल बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे भी हमारा डिसइंफेक्शन होता है। हमारे मसूड़ों के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इसको कि पायरिया में कन्वर्ट होता है, उसके लिए सरसों का तेल सबसे बढ़िया है। तो बहुत कड़वा होता है, इसीलिए तो उसका रहता है। इसी के हमारे यहाँ पहले ये कहते थे नमक को 500 के तेल में मिला लो, पानी में मिला के लगा लो, उसको मंजन कर ले और उसे मसूड़ों को मालिश कर ले, तो आपको पायरिया नहीं होगा। अच्छा। और जब आप कटु चीज लेंगे तो आपका सलाइवा आएगा। वो कि सलाइवा अपने आप में एंटासिड भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है। तो ऑयल पुलिंग में सरसों के तेल में हम नमक डालें कि ऑयल पुलिंग में ना? नहीं, ऑयल पुलिंग में नहीं बनाएंगे, वो मसाज के टाइम में डाल, मसाज के टाइम पे डालना है। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आपने दंत धावन हो गया, फिर जिह्वा का स्पर्श वो करते हैं। हाँ, जिह्वा को साफ करने के बारे में भी मैंने कहीं पढ़ा था कि आयुर्वेद कहता है कि आप उसको अगर सुबह जिह्वा को साफ करने का सबसे बड़ी कारण क्या है कि जब वायु बनती है तो हमारी जिह्वा मोटी हो जाती है, बोलने में कर्कशता आ जाती है। अच्छा। हाँ, इसीलिए पहले लोग अपने जिह्वा पर कुछ चीज रगड़ते थे, अकरकराटाई। अकरकरा? हाँ, अच्छा। अकरकरा जो है वो आपकी जीभ की फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है। अकरकरा एक आयुर्वेदिक औषधि है जो रिजुएशन के लिए भी दी जाती है, वाइटलिटी के लिए भी, ताकत के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसको हम जब किसी भी व्यक्ति का इलाज करते हैं जिसको कि लकवा मार जाता है, पैरालिसिस कहते हैं, उसमें जीभ वैसे नहीं बोल पाते, तो हम उसमें यही कहते हैं कि इसको शहद मिला के अकरकरा की मालिश चल जाए इसकी जीभ पे। अच्छा। तो उसका मालिश करने से या सुबह जीभ पर धावन करने से, रगड़ने से उसका पतलापन शुरू होगा। अकरकरा। 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 तो ये नॉर्मल लोग भी रोजाना कर सकते हैं? रोज नहीं करते। अच्छा। कभी कभार करना। अच्छा। मैं हर रोज आज हफ्ते दिन। कुछ लोग पहले दंदासा करते थे, वो भी ये चीज है। या बकुल कहते हैं, बकुल की छाल, मोलसरी जिसको कहते हैं, उसकी छाल से भी हम मंजन भी कर सकते हैं दंदासे की तरह, और उसको जीभ पे भी रगड़ सकते हैं। अच्छा। उससे आपकी जीभ का इन्फेक्शन भी खत्म होगा। वरना तो आज की तारीख में लोगों को सुविधाएं जरूर बढ़ गई, लेकिन रेस्ट भी उतना ही हो गया, तो उनकी जीभ पे छाले उगते हैं, जीभ पर गाल में छाले उगते हैं, जबकि वो होते पहले पेट में, वो बाद में ऊपर आते हैं। तो इसके लिए ये हमारा दैनिक क्रिया होगी सुबह मॉर्निंग। उसके बाद स्नान, शोधन। स्नान भी बहुत जरूरी है। तो जल से स्नान के बीच में हमें कुछ खाना नहीं? ऐसा है, हम पहले खा सकते हैं। अच्छा। जो हमने कोसा पान करा है उस वक्त हम ले सकते हैं कुछ। अच्छा, तो जैसे क्या क्या लिया जा सकता है? पहले लोग तो बासी रोटी खाते थे। अच्छा, रात की। रात की बनी। हाँ, अभी आजकल दोबारा से लोग बोल रहे हैं कि रात की रोटी खानी चाहिए। उसके पीछे भी सिद्धांत, हाँ जी। जब आप रात को रोटी बना कर रखते हैं तो उसका टेम्परेचर जब गैस छोड़ने होती है तो वही 38 के आसपास रहता है, और उसमें ये टेम्परेचर में फर्मेंटेशन सबसे बढ़िया होती है, जिससे उसमें लैक्टोबैसिलस पैदा हो जाता है, जिसको हम ईस्ट कहते हैं। ईस्ट जो है ये हमारे यहाँ उसमें जलने के हो जाता है, और वो हमारे सबसे ज्यादा फायदेमंद है एब्जॉर्बेशन के लिए, राहत हो गई। इसलिए बासी रोटी पहले हर कोई खाता था। तो पानी के साथ थोड़ी सी बासी रोटी खाई जा सकती है, आधी रोटी भी खाए, छोटी तो छोटी। अच्छा, उसके बाद फिर हम ये सूर्य का, और फिर उसके बाद स्नान पर हम। हाँ जी, ठीक है। तो स्नान में क्या? स्नान के लिए हमारे यहाँ लिखा है जैसा आपका समय है, ऋतु, ये ऋतुचर्या का विषय हो जाता है। हाँ जी। सर्दी है तो हल्का गुनगुना पानी है, या डायरेक्ट बोरिंग का पानी,
हैंड पाइप का। हाँ मतलब अगर हम जमीन के निकला हुआ पानी इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें ठंड नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। तो आज को तो बड़ी मुश्किल है। नहीं, आज तक तो बोरिंग लगे रहते हैं लोगों के यहाँ। ये नहीं है कि आप टंकी के पानी में नहाए, सर्दी में नहाएंगे तो जम जाएंगे। जब टेम्परेचर 7 डिग्री 6 डिग्री हो जाएगा तो आपको तो ठंड लगेगी। और ऐसा ही वर्षा ऋतु के लिए है। वर्षा ऋतु में भी आप सामान्य टेम्परेचर के पानी से नहाएंगे। हाँ, आप गर्मी में डायरेक्ट टंकी के पानी से नहा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका टेम्परेचर वैसे ही इतना रहेगा जितना हमें नहाने के लिए चाहिए। आप कितना भी ठंडा कर लें, गर्मी में टेम्परेचर हुई 30-32 के आसपास रहेगा पानी। हाँ जी, हाँ जी। तो सिद्धांत तो हम ये कहते हैं कि हल्के बुनबुने पानी से नहाना चाहिए जिसका 30 से ऊपर टेम्परेचर, 28-30 तो हो कम से कम, ठीक है, ताकि जब हम नहाएं तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो खुल जाए। आज की तारीख में सुविधाओं की वजह से एसी से, पंखे से आप पसीना तो ले ही रहे। हाँ जी, तो पोर्स बंद हो जाएंगे तो त्वचा के नीचे सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे और वो फिर आपको स्किन डिजीज देंगे। तो इसलिए कम से कम इतना तो गर्म हो पानी, ऐसा तो हो जिससे आपके पोर्स खुल जाए। तो साबुन लगाएं कि क्या आप सजेस्ट करते हैं बेस्ट जो आयुर्वेद? ममता जी, हम एक बात मानते हैं कि हमें शुद्धिकरण, अब वो पहले का जमाना तो रहा नहीं कि हम कहेंगे कि जी गोबर लगा लो या राख लगा लें। मुल्तानी भी लगाते थे। मुल्तानी भी लगाते थे, हाँ जी। लेकिन उपटन भी लगाते थे। अब जैसा सहूलियत है उसमें उस तरह का आप साबुन इस्तेमाल करें जिसमें केमिकल कम से कम हो, आपकी त्वचा को कम नुकसान पहुंचाए। वरना हम तो कहते हैं कि आप उपटन लगा लो, हल्दी आटा वो मिला के लगा दो और उसको रख लेंगे तो सारा साफ हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम आजकल लोगों के पास। भाई आज की तारीख में भी जो फॉरेनर्स आते हैं वो गर्म रेत पे लेटते हैं और रेत को रगड़ लेते हैं, उससे उनको भी शोधन होता है। गर्म रेत पे लेटने का मतलब क्या है? वही है ना कि आप बॉडी को टेम्परेचर वहीं लेके जा रहे हैं जितना एक माँ के गर्भ में होता है। हाँ, अच्छा, ओके। 36 डिग्री पर 35 डिग्री पे 32 डिग्री पे लेके जा रहे हैं ना आप शरीर को। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हम अपनी बॉडी को जो गर्भ में टेम्परेचर होता है उसमें अगर रखते हैं तो वो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होता है। डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा हो। अच्छा, तो अभी तो गर्मी में तो ऑलरेडी गर्मी में तो नसीबा कौन है। आज के शहरों में तो हर घर में आपके घर एसी हैं, गाड़ी एसी है, ऑफिस एसी है, तो आप गर्मी में जाते ही कहाँ हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो नाश्ते का कैसे? इसके बाद स्नान के बाद सीधा? आयुर्वेद जी कहता है जब आप उठे, आपके लिए उनको नहीं पका आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे, उससे वो अपना एसिड छोड़ देगा। भाई श्री कृष्ण आएगा तो उसको यूज करना ही है हमने, तो इसलिए हम सुबह पे वो एक आधी रोटी दे रहे हैं। हाँ जी। उसके बाद हर 3.5-4 घंटे में वो छोड़ देगा जूस को। उस जूस को आपने यूटिलाइज करना है। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल चल रहा है वो आयुर्वेद के हिसाब से नहीं, वो गलत चीज है। मतलब कि जो मेरे को हाँ जी, हम सबसे पहले जब लेते हैं जब बच्चा पैदा होता है, हाँ जी, माँ उसको हर 2 घंटे में दूध पिलाती है। हाँ जी। बच्चा बड़ा बच्चा है, माँ 2.5 घंटे में करती है, फिर 3 घंटे में करती है। बच्चा चलने लायक हो जाता है तो उसको 4 बार नाश्ता देते, सुबह नाश्ता देगी, दोपहर का खाना देगी, शाम को 4-5 बजे देगी, रात को देगी। वो हर दिन वही टाइम है। आपके यहाँ आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो सुबह घर से कुछ खा के जाते हैं। हाँ जी। 10 बजे फिर उनकी वो लंच ब्रेक होता है, फिर आके खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं। हाँ जी। और रात को खाते हैं। तो आपने कभी ये नोट करा कि इसमें हर उसमें 1-2.5-3 घंटे का फर्क है। हमारे बुजुर्ग भी तो ये करते थे, सुबह फ्रेश होने जाने से पहले रोटी खा ली, फिर वहां नहा धो के आए तो फिर आके मैंने 8:30-9 बजे खा लिया, 12-1 बजे फिर दोपहर का खाना खा लिया, शाम को 4-5 बजे खाना खा के घूमने चले गए या चुपाड़ चले गए, वापिस आते थे दूध पी के सो जाते थे। अगर हम एक बार के खाने को 20 साल मान लें तो 4 बार खाते थे, 1 बार दूध पीते थे, 5 हो गए, 20 पंजे 100 हो गए। आज की तारीख में हम क्या कर रहे हैं, हम सुबह उठते हैं तो हम कितना सा आधी कटोरी पोहा नाश्ते में कर लेते हैं, तो ओट्स कुछ भी हो गया, वो 1 कटोरी ले लेते हैं, वो हो गया 1 बटा 4। दोपहर के लंच में 2 रोटी खा ली, रात के लंच डिनर में 2 रोटी खा ली, 2.25 बार खाया आपने,
2.25 बार का अगर एक बार का 20 मिनट 20 साल लगाएं तो 2.25 बार के बारे में कितना हो गया, 45 साल। तो आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सुविधा होने के बाद 45 साल के बाद हर कोई तो डायबिटीज से पीड़ित हो गया, हर कोई शुगर से हो गया। तो आपने जिया क्या? अगर हम ये कह रहे हैं कि आप हर 3.5-4 घंटे में खा लें, बुरा तो नहीं कह रहे। इस मामले में हर किसी को अपनी माँ को याद करना चाहिए ना, वो क्यों देती थी आपको 4 बार या 5 बार? क्योंकि वही हमारे शरीर की जरूरत है। वो दूर से बैठ के भी समझते थे कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। हम अपने स्वतंत्रता समझते हैं इसको कि हम अपनी मर्जी से खाएंगे, जबकि हो नहीं सकता। अगर हम अपनी स्वतंत्रता से खाएंगे तो अपने लिए बीमारियां ही लाएंगे, जो ले आए हैं, मतलब सब ला ही रहे हैं। हाँ, आज की डेट में, आज की तारीख में तो एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको टेंशन शुरू हो जाती है, जबकि आयुर्वेद ने ये कहा है कि मधुमेह जो रोग है वो मेहनत करने वालों को नहीं होता, बैठ के सोचने वालों को होता है, जिनको टेंशन आती है। इसलिए बैठ के तो काम करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, उनको मधुमेह आता है ना, उनको डायबिटीज आती है। एक आदमी जो मेहनत कर रहा है उसको तो होती नहीं है डायबिटीज। तो आपको लगता है कि जो हमने अपनी खाने पीने का जो शेड्यूल चेंज किया है वो डायबिटीज को बढ़ा रहा है हमारी कम्युनिटी में? आपको हमने हमारे जमाने में डिप्रेशन नहीं होता था, आज डिप्रेशन आ गया। उसका कारण में लोगों को समझ में आया। हमारे यहाँ पहले जो लोग थे वो 6-7 बजे 8 बजे लास्ट खाते थे। आज तो 6-7 बजे तो उनका लंच होता है और रात को 1 बजे उससे मैगडी से मंगा के खाते हैं, रात को 5 ग्राम हो। तो आधी रात को खाओगे तो होगा क्या, सोओगे कब? हम एक बात कहते हैं कि हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए 8 से 12 घंटे लगते हैं। जब आप रात को 8 बजे छोले भटूरे खाएंगे या मैदा का पास्ता खाएंगे तो उसे अगर 8 से 12 घंटे बाद हजम होगा तो वो सुबह 8 बजे हजम होगा ना, 4 बजे हजम होगा, तो सोएंगे क्या? तो आप एडवाइस करते हैं कि रात को हमें प्रोटीन या दाल या इस तरह की चीजें नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। चीज वो किस लिए कहते हैं हम कि आपको एनर्जी कंजम्पशन रात में सबसे कम है। आप जब सोने चले जाएंगे तो उसमें आपको एनर्जी का कंजम्पशन कम रहेगी और उसके लिए आपको कम ही खाना पड़ेगा। अगर दाल खाएंगे, दोपहर को दाल खाएंगे तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन सारे दिन में वर्किंग में ज्यादा है, तो आपकी एनर्जी कंज्यूम हो गई। रात में खाने से वो नहीं हो रही। हमने आपको 3 बार कहा है दिन में खाने में, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को टी टाइम पे। वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि आपकी भागदौड़ रहेगी, चलेंगे फिरेंगे, हजम हो जाएगा। वरना तो हम रात के भी कह देते हैं, हम रात को भी 12 बजे खा लो। आहार विहार इसका जब तक हम डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, हम अपने समाज में निरोगता नहीं ला पाएंगे। इसलिए अगर समाज का निरोग करना है तो उसमें खान पान का डिसिप्लिन, सोने का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वैसे आजकल बहुत लोग आते हैं ये कह के हमारे पास कि नींद रात की उनको नहीं आ रही है, तो ये मतलब इसका क्या सोल्यूशन है? मतलब उनको क्या मतलब ऐसी कोई चीजें हैं जो रात को नींद उनको अच्छे से लेके आ सकते हैं कि क्या हम एक बात कहते हैं, आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या सबका वर्णन है। उसमें उन्होंने स्पेशली एक चीज लिखी है कि रात को सोने और खाने में 2 से 2.5 घंटे का फर्क होना चाहिए। आज तो आप पराठे नहीं खाते। पुराने जमाने में लोग बाग शाम को 6 बजे पराठे खाते थे और खा के घूमने निकल जाते थे। घूम फिर के आते थे 2 घंटे, आकर 8 बजे 8:30 बजे दूध पी के 9 बजे सो जाते थे। उनको तो नींद आती थी, वो तो सुबह उठते थे। फिर उनको क्यों नहीं नींद की दिक्कत होती थी? हमने अपने दिमाग में एक फोबिया बना लिया कि हम अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे। जब आप अपनी मर्जी से रहेंगे तो आपके लीवर के सिक्रेशन उसी हिसाब से चलेंगे, वो तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। जब पित्त बढ़ेगा तो आपको गैस बन के ऊपर जाएगी और वो आपको कफ बना देगी, नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन ही आएगा। एक्चुअली वही वजह मैं देखती हूँ क्योंकि इतने सालों से वेलनेस में हूँ कि थोड़ा सा ना हमारी एक खिचड़ी सी पक गई है कि हमने अपना पहले आयुर्वेदा जो हमारी पुरानी नॉलेज थी उसको हमने स्वीकारा नहीं। हम वो इंग्लिश वाली उसमें पड़ गए
डॉक्टर्स बताते नहीं हैं कि आपको इंग्लिश क्या क्या वाले की चीजें समस्या खानी ये चाहिए, नहीं है। क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ समस्या क्या है कि अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं। और आज की तारीख में तो हर कोई वेब डॉक्टर बन गया, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे फेसबुक पे हो। हर कोई बताता है ये चीज खा लो तो ऐसा हो जाएगा, ये चीज कर लो तो ऐसा हो जाएगा। भैया क्यों? फिर वो डॉक्टर है तो पागल है। और ये अपने जिंदगी खपाते हैं, 5 साल वहां पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मरीज देखते हैं। भाई किताबों में हर चीज लिखी है। फिर वैद्य डॉक्टर का मतलब क्या था? वैद्य डॉक्टर आपके शरीर की प्रकृति देखेगा, वो निर्धारित करेगा कि आप कफ हैं, पित्त हैं, वायु हैं या दूरी प्रकृति है। उसके बाद ही तो वो आपको डायग्नोज करके बताया था ये दवाई लो। वो तो है। आयुर्वेद में 2000 दवाइयां बुखार की हैं, तो बुखार का 2000 तरह के हैं? नहीं, बुखार तो वही पित्तजी होंगे, कफज होंगे या वायु का होंगे या इनकी संज्ञा होंगी। वात पित्त कफ से 145 संध्या बनती है, 140। हाँ जी, संध्या मतलब जी? वात पित्त, जैसे हम कहते हैं वात पित्त कफ, हाँ जी। तो हमारे यहाँ कंसिडरेशन ये है, ये वायु है। इसमें इंडेक्स फिंगर पे वायु। हाँ जी। वायु के 5 विभाग पे हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। हाँ जी। ऐसे ही पित्त के हैं, पाचक, रंजक, प्रगालक। तो तीनों के 5-5 हो गए। तो पहले तो वात पित्त कफ हो गया, फिर द्विदोषज हो गए, इसके 5 पंजे 25 हो गए। हाँ जी, हाँ जी। और फिर 25 पंजे 125 हो गए। तो एक वैद्य भी इस चीज को देख सकता है कि आप वो क्या प्रोबेबिलिटी वो ही निकाल लेगा ना। वही प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो वही आजकल जैसे कि रील्स में आजकल इंस्टाग्राम पे भी मेथी ले लीजिए, उससे आपको ये होगा, आप ये ले लीजिए। मेरे हिसाब से हर किसी को ममता जी, नॉर्मल मैं एक चीजें- बात पूछता हूँ। पहले परिवार बड़े होते थे, उन परिवारों में जब सामान बनता था, 10-20 लोग होते थे, सब्जी बनती थी, पूरे परिवार की सब्जी में कितनी हल्दी गिर जाती होगी? 1 ग्राम, 2 ग्राम, अगर 3 ग्राम। आज की तारीख में लोग एक बार में 20 ग्राम हल्दी गिर के उबाल के पी रहे हैं। पागल हो गए क्या? तो उसका क्या साइड इफेक्ट है? पित्त बढ़ जाएगा शरीर में, गर्मी बढ़ जाएगी। आपने पहले बचपन में कभी सुना कि लोग अदरक पीस के उबाल के पी रहे हैं? अदरक का रस निकाल के शहद के साथ तो जरूर देते थे लस्सी में, पान के पत्ते के साथ। हाँ जी। लेकिन कोई अदरक उबाल के नहीं पीता था। आज तो चाय पीते हैं 5 बार अदरक उबाल के पी लेते हैं। हर घर में 200-250 ग्राम 300 ग्राम अदरक किसी बात का लगता है रखते। नहीं पीना, नहीं पीना। तो बेसिकली मुझे ये निष्कर्ष मैं निकाल सकती हूँ कि हमें अपने लिए, हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, जहाँ तक कि खाना पीना दिनचर्या है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक आयुर्वेदा डॉक्टर से एक बारी जरूर मिले, ताकि वो हमें बता सके कि आपको ये चीज सूट करेगी और ये नहीं ऐसा है प्रकृति निर्धारण के लिए जरूर मिले। हाँ जी। फिर प्रकृति में। जो एक माँ समझ सकती है, माँ से बड़ा वैद्य डॉक्टर नहीं हो सकता, और घर की रसोई से बड़ी डिस्पेंसरी नहीं हो सकती। हम इस बात को मानते हैं। पहले एक बुढ़िया होती थी घर में, आज घर में 4 लोग होते हैं तो 4 तरह की सब्जियां बनती हैं। उसको ये नहीं खाना, उसको ये नहीं खाना। पहले हमारे जमाने में बुढ़िया एक दफा कहती थी ये सब्जी बन गई, यही खाएंगे सारे, और सारे खाते थे। हाँ जी, हाँ जी। और उसने पीला कद्दू बना दिया तो पीला कद्दू के साथ ही पराठे खाते थे सब। कोई ये नहीं कह सकता था मैं नहीं खाऊंगा, हाँ जी, हाँ जी। और स्वस्थ रहते थे। सो वैसे ही जो प्रकृति का आपने बोला कि प्रकृति हमें चेक करानी चाहिए, तो नाड़ी मेरे ख्याल से देखी जाती है। नाड़ी देखी जाती है, नाड़ी में वात पित्त कफ देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम उसकी प्रकृति करते हैं। तो आप तो फेस देख के बता देते हैं, तो ये आप वैसे कर पाते हैं। फेस देख के इसलिए बता देते हैं कि जब ज्यादा मरीज देखते हैं हाँ जी। तो उसमें हमारे को ये हो जाता है कि इस प्रकृति के लोगों के चेहरे पे ये चीज होगी, तो वो चेहरा देख के हम ये बता देते हैं। चलना, बोलना, उठना, बैठना, ये सारी चीजें अलग होती हैं, उससे प्रकृति निर्धारण करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जिसकी कफ प्रकृति होगी वो धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे चलेगा, गुस्सा नहीं करेगा। जिसकी पित्त प्रकृति होगी वो गुस्सा करेगा, हर काम को जल्दबाजी करेगा, बोलेगा भी जल्दी जल्दी, खाना खाएगा नहीं, वो सबके गचबाएगा ही नहीं। तो प्रकृति निर्धारण एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। तो अगर हम रात की नींद के बारे में दोबारा से मैं एंड में पूछना चाहूंगी
कि और क्या किया जा सकता है, अगर मतलब कुछ स्पेशल चीज ऐसी है कि बहुत जैसे सारी चीजें ऐसी जैसे हैं। पैरों की मसाज कर लीजिए। हमारे यहाँ लिखा है कि अगर हम पित्त को कम करते हैं और मस्तिष्क को शांत करते हैं, आयुर्वेद का पहला सिद्धांत क्या लिखता है? पैर गरम, पेट नरम, माथा ठंडा। आज लोग उल्टे हैं, लोगों पे पैर ठंडे रखते हैं, पेट सख्त रहता है, माथा गरम रहता है। तो उसमें लिखा है उसने कि पित्त को शांत करने के लिए धनिया, अच्छा, धनिये का सेवन, हरा धनिया कि बीज वाला धनिया? कोई सा भी है, कोई सा भी धनिया। हाँ जी। खाने में सूखा बीज वाला धनिया, और अगर तेल मिला के तेल में उबाल कर लगाना है तो हरा धनिया। तो कहाँ लगाना है जी? हरे धनिया को तेल में उबाल के माथे पे लगा दो, अच्छा, या माथे पे धनिया को लेप कर दो, तो कौन तो से मस्तिष्क शांत हो जाएगा। सरसों के तेल में करें कि तिल के तेल में, कि किस? कोई सा भी किसी तिल का भी तेल हो, सरसों का हो, देसी तो घी हरा हो। धनिया उसमें उबालिए, वो पेस्ट हम रात को थोड़ी देर के लिए लगा दें, थोड़ी देर के लिए जैसे लगा- हाँ जी, ब्राह्मण लोग चंदन लगाते हैं, हाँ जी। चंदन लगाने से आपके पित्त कम होती है। और जब हम चंदन यहाँ लगाते हैं तो ये हमारा आज्ञा चक्र है। हाँ जी। इसलिए हमारे लिखा है कि जब हम अनामिका से इसको छूते हैं तो हमारे सारे जितने भी चक्र हैं वो एक्टिवेट होते हैं, इसलिए तिलक लगाते हैं। चंदन नहीं लगाया जाता साहब, रोली चंदन, चंदन का फर्क है। हल्दी क्यों टिक्के अलग अलग लगाए जाते हैं? तो हल्दी क्यों लगाई जाती है? हल्दी लगाई जाती है जब आपको सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, या आप गर्मी से बरसात से सर्दी की तरफ जाकर, हल्दी का टिक्का अमूमन या तो होली के आसपास जब पूजा करके आते हैं या दिवाली की पूजा करते हैं, जब हल्दी का टिक्का ही लगता है। क्योंकि सीजन क्योंकि- चेंज होता है तो हल्दी का। हल्दी की तासीर गर्म है, पित्त बढ़ाती है, तो वो जो यहाँ कफ इकट्ठा हो जाता है उसको पिघला के निकाल देती है। माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, आपका आज्ञा चक्र बंद हो जाता है तो वो कफ इकट्ठा हो जाता है, वही प्रेगेन दर्द करता है शरीर पे। मैं तो ये देख रही हूँ भाई जी कि जैसे जैसे आयुर्वेदा के बारे में पता चलता है तो मतलब इतनी बॉडी की शकल तक आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र नहीं, आयुर्वेद जीवन शास्त्र है। वो ये सिखाता है कि आपको जीना कैसे है, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ लंबे समय तक कैसे रहेगा, बीमार नहीं होगा, और जो बीमार होगा वो ठीक जल्दी हो जाएगा। आयुर्वेद इज ए लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, जीवन पद्धति है। तो एंड में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोग आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं? डिसिप्लिनरी, आप खाने का अगर डिसिप्लिन ले लेंगे, टाइम टू टाइम लेंगे, जो आपके वेग हैं, आयुर्वेद कहता है वेग धारण नहीं करना चाहिए, चाहे वो छींक है, खांसी है, उबासी है, मल है, मूत्र है, तो आए उसी टाइम उसको त्याग करो। अच्छा, मतलब उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर उसे रोकेंगे तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, तो वेगों को धारण नहीं करेंगे, सुबह उठते ही इसके लिए वेग बोला जाता है, हाँ वेग। हाँ। ओके। आयुर्वेद का पहला वो कहता है दोष धातु मल मूलम ही शरीर, दोष धातु और मल ही शरीर के मूल हैं, और इनका बैलेंस ही आयुर्वेद है जो हमें बैलेंस करना सिखाता है। इसलिए उन्होंने कहा, पर मैं आज मॉडर्न साइंस में जो शुगर है वो एक ही है, डायबिटीज, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि प्रमेह 20 प्रकार का होता है, डायबिटीज एक नहीं 20 प्रकार की है। वो जो डायबिटीज है वो तो मधुमेह है, आपके ब्लड में शुगर है, जो यूरिन में जा रही है उसे क्या कहोगे? वो तो देखते ही नहीं। यूरिन में जो एल्बुमिन जा रहा है वो कहाँ जाएगा? यूरिन में जो स्पर्म जा रहा है वो कहाँ जाएगा? तो वो कौन सी वाली वो हुई? शुक्र में है, शुक्र में। अच्छा, सांद्र में है, जब पेशाब गाढ़ा हो जाए। अच्छा, तो 18 तरीके, 20 तरह के प्रमेह हैं। के प्रमाण स्त्रियों में भी तो होता है प्रमेह, स्त्रियों में भी प्रमेह होता है, मूत्र में भी आता है। आयुर्वेद एक बहुत विशाल है, इतना बड़ा जंगल है, जब आप शुरू होंगे तो कहां से शुरू होंगे कहां पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। इसलिए आयुर्वेद में तो जीवन शास्त्र है, और मैं तो ये कहता हूं इसका संक्षिप्त जो वर्णन है वो अष्टांग संग्रह में आपकी ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात को कैसे सोना है,
हमारे यहाँ लिखा है खाना खाने के बाद सीधी करवट सोना है रात को, दिन में उल्टी करवट लेटना है, ताकि आपने जो खाना खाया उससे बाई सिक्रेशन सीधा आपके स्टोमक में आए। अच्छा, जिसने इतना तक लिखा, कितने ये सर्च करी होंगे उन्होंने। तो ये कोई आई थिंक इंसान के दिमाग की तो वो नहीं हो सकती, मतलब आई एम श्योर ये कुछ नहीं जी, ऐसा नहीं। हम एक बात कहते हैं, आयुर्वेद और एलोपैथिक में एक ही फर्क आता है। आयुर्वेद अनुभव बेस है और एलोपैथिक सिस्टमेटिक बेस है, उनको एविडेंस चाहिए। हमने, हमारे ऋषियों ने जो जीवन में महसूस करा वो उन्होंने वो लिखा और अपने ऊपर कसौटी पे कस के देखा, खा के, देख के, चल के। वो कहते हैं जो मशीन टेस्टिंग कर रही है वो सही है, हम कहते हैं नहीं, जो हमारा अनुभव कहता है वो सही है। यही फर्क आता है। वही है। आयुर्वेद में कभी भी जो अच्छा चिकित्सक होगा वो सिम्टोमेटिक चिकित्सा नहीं देगा, वो रूट कोज की चिकित्सा करेगा। हम ये मानते हैं हमें भी सिम्टोमेटिक चिकित्सा करनी होती है। कोई पेन का मरीज आएगा तो हम उसे पेन किलर देंगे ना, दर्द तो कम करेंगे, बाकी उसका क्या कारण है उसको बाद में करेंगे जब। कारण क्या है, जो मॉडर्न साइंस मांगती है, हम आयुर्वेद वाले उसको बहुत पहले समझते हैं। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी तेज दवाई लेंगे उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स, इसलिए आयुर्वेद वाले बैलगाड़ी में चलने वाले हैं। तो शॉर्टकट जो है वो हमेशा नुकसानदायक नुकसानदायक होता है। तो मतलब मैं तो आपको मतलब घंटों तक सुन सकती हूँ मतलब मुझे लगता है कि जिंदगी में आपसे अगर 5-6 घंटे भी दिन में बात करें तो भी वो जो नॉलेज आप शेयर करते हैं, नॉलेज वो तो कम होगी। हर आयुर्वेद वाले के पास है, पर वो कितना शेयर करता है। आयुर्वेद वाले पहले जो आयुर्वेद करते थे उनमें स्वार्थ नहीं होता था। चिकित्सक में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज मेटेरियलिस्टिक हो गई है लाइफ, तो हर किसी को ये चाहिए पैसा कितना मिलता है। अरे आप बांटते क्या हो ये देखो ना। मेरे से लोग कहते हैं जी आपकी फीस क्या है, मैं तो कुछ दे नहीं रहा, दवाई दे रहा हूँ, उसके पैसे दे जाओ, बाकी जो ज्ञान है उसका तो कोई कीमत है नहीं, मैं क्या ले लूँ उसकी फीस। उसकी कीमत दी भी नहीं जा सकती उसकी कीमत। तो वैद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला पाए यहाँ पर। और हमारे मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और सभी से कहता हूँ कि जो भी मैं कहता हूँ उसे सोचो और विचार करो और अपने जीवन में उसके क्रियात्मक